जी, तो बुक आपको भाई ARTD से आके भी मिल सकती है और हमने एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया हुआ ARM.books, उससे भी मिल सकती है। तो दोनों तरीक़ों से आप ले सकते हैं बुक। चलें जी, सो फार मैंने आप लोगों को एक क्विज शेयर किया था, मतलब बड़ा बेसिक था, जिसमें हमने जेनरिक टर्म्स को डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करता है, इंडिपेंडेंट होता है एंड सो फार। कुछ बच्चों ने वो BOD लिख दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख दिया था, तो वो खाली एक इनपुट का मसला था, बाकी और कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है भाई, प्यारा लग रहा हूँ। अच्छा थैंक यू भाई, इधर ये भी सही है। चलें, अच्छा भाई ओके, सब्जेक्ट चेंजेस क्या हैं? अच्छा पहले मुझे एक बात बता दो, नुमान भाई कह रहे हैं कि सर सब्जेक्ट चेंजेस क्या हैं। हम तो ये कह रहे हैं अभी सब्जेक्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, तो तुम्हें चेंजेस का जान के करना क्या है? तुम तो ये देखो कि तुम्हारी चौरंगी में है क्या, तुम ये सीख लो कि ऑडिट होता क्या है, करते कैसे हैं, पेपर में क्या आएगा, जो भी चेंजेस है जानी यार, हमें कोई उसकी पंचायत नहीं होनी चाहिए। सही है। वॉलपेपर पे किसके बच्चे हैं भाई? एक मेरा शपाटर है कबीर, और वो हमारी होने वाली बहू है साथ में जो है। सही है इधर। खैर तो एनीवेज, अच्छा अब लेट्स स्टार्ट। सुने, हमने ऑल टुगेदर ऑडिट शुरू किया था बड़े बेसिक वे में। मैंने आपको ये बताया था कि ऑडिट होता क्या है, तो आपने कहा था एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा ही है। फिर हमने कहा था कि भाई ऑडिट होता क्यों है, तो आप सबने मुझे जवाब दिया था टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। अच्छा अब जल्दी जल्दी बताओगे, यूजर क्या आपका बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं, शेयर होल्डर हो सकता है, अच्छा, और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है, यस, और टैक्सेशन अथॉरिटीज भी हो सकती हैं। वही वाली सारी बात हमने देखी। अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर, हमने ये सीखा था। अच्छा फिर हमने ये लाजमी सीखा था कि ऑडिटर को अपॉइंट तो शेयर होल्डर करेगा, पर वो जो भी ऑडिटर होगा दैट हैज टू बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब है, जल्दी जल्दी बताना गोली गोली, ताकि हम इसको ऑल टुगेदर अलाइन कर लें। मुझे बताओ, अगर मैं किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड करता हूं, यानी मैं उस कंपनी का मालिक हूं, तो क्या मैं खुद ऑडिट कर सकता हूं उसका? क्योंकि आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। एक और चीज, मुझे एक XYZ कंपनी के ऑडिट पे रखा गया जहां पे मेरी वाइफ CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। क्या मैं कोई गलती निकालने की हिम्मत करूंगा? नहीं कर सकता मैं। तो उसको हम कहते हैं, एक धमकी आएगी सामने से कि भाई क्या हो गया, क्यों, काय का, क्या क्या गलती है? हम बोलेंगे भाई यार ये डेप्रिसिएशन गलत बुक किया हुआ है, तो बोलेगी तो किया हुआ, तो किया हुआ है, हम क्या करें? तो कहने का मतलब है, जब आपका क्लोज फैमिली मेंबर किसी जगह पे किसी सीनियर पोजीशन पे होता है और आप वहां पे ऑडिट कर रहे होते हो, तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो बेसिक बात थी वो। चलें, ये भी बात समझ आती है, एक बेसिक रिकैप। फिर मैंने कहा आपको कि यार सही है, हमने ये सीख लिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बेसिक बातें थी। फिर मैंने आपको ऑडिट की असल दुनिया में उतारा पिछली क्लास में। मैंने आपको कहा था, क्या आप ऑडिट करने ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे या पहले रिस्क असेस करेंगे? अच्छा, रिस्क असेस करने का मतलब है मसला कहां कहां आ सकता है या हो सकता है। अच्छा, रीजन क्या था? मैंने आपको कल एक बेसिक एग्जांपल भी देके बताया था। मैंने एक बच्चे को बोला वेरीफाई कैसे करोगे, तो उसने मुझे क्या जवाब दिया? इनवॉइसेस देख लूंगा। भाई इनवॉइसेस देख के तो तुम बेवकूफ बन जाओगे। क्या उस बच्चे ने, या जो मैंने एग्जांपल दी थी आयशा की, जो हमारी टीम मेंबर थी, क्या उन्होंने इनवॉइसेस को वेरीफाई नहीं किया था? किया था भाई, उन्होंने इनवॉइसेस को वेरीफाई किया था। मुसीबत ये थी कि वो इनवॉइसेस में से कुछ इनवॉइसेस फेक थी, और मुसीबत ये थी कि वो आपको इसलिए नहीं पता लग सका क्योंकि आपने समझा ही नहीं था ना इदारे के ऑपरेशंस को, ना उसके एनवायरनमेंट को। जल्दी जल्दी मुझे बताओगे, वही एग्जांपल मैंने सामने खोली हुई है। इदारे के ऑपरेशंस क्या थे कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, इंपोर्ट, तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना कि कंपनी करती क्या है, कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, कौन कौन सी माहौल की चीजें इसको इफेक्ट कर रही हैं, ताकि मुझे समझ जाए कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो, अगर वो इंपोर्ट करके बेचती थी, हमें एनवायरनमेंट से न्यूज मिली थी कि इंपोर्ट 3 महीनों के लिए बैन थी। यार आपको पहले ही रिस्क होना, यानी भाई देखो, आप तो शकी दिमाग से ऑडिट करने जाओगे, आप बोलोगे मैं रेवेन्यू का ऑडिट कर रहा हूं, रेवेन्यू के अंदर 3 महीनों की सेल होनी, तो आपका रिस्क होगा कि हुई भी होगी, जो कि होनी। तो आपका रिस्क क्या था? ओवर स्टेटमेंट। आपका रिस्क ये था कि उन 3 महीनों में भी सेल बुक हुई भी होगी, जो कि होनी। अच्छा, इस मकाम पे सोचने की सलाहियत आपको तब मिली जब आपने ऑल टुगेदर समझा था एंटिटी को और उसके
और आपने ये देखा एंटिटी को उसके एनवायरनमेंट में जो चल रहा है उसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां पे मसला हो सकता है। एक बात ये थी, आगे सुने, क्या हम इनवॉइसेस को भी एविडेंस मानेंगे? इनवॉइसेस इटसेल्फ इज एन एविडेंस, पर क्या वो रिलायबल है या नहीं है ये आपको तब पता लगता है जब आपको समझ होती है। देखो अगेन, अगर आपने रिस्क असेस किए बगैर, समझे बगैर ऑडिट किया तो आपको आराम से बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। कल की एग्जाम्पल में भी वो जो बंदा बैठा हुआ था उसने बगैर समझे मुझे क्या बोला, मैं क्या करूंगा, इनवॉइसेस। आयशा ने भी क्या किया था, तो क्या उन्होंने अपने हिसाब से इनवॉइसेस गलत वेरीफाई की थी? 12 के 12 महीने की थी। पर आपको कैसे पता लगा कि 3 महीने होनी नहीं चाहिए थी रिस्क असेसमेंट? क्योंकि आपने रिस्क असेस नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, हाउ डू यू गाइस गोइंग टू असेस द रिस्क? आप बोलेंगे जब मैं समझ लूंगा एंटिटी को और जो चीजें चल रही हैं मैं देखूंगा उसका इदारे पे क्या इंपैक्ट है। फिर इस पे एक और चीज थी, सर इन्वेंट्री को एविडेंस के लिए देख सकते हैं। देखो समझने की बात यह है, आप ऑडिट किसका कर रहे हैं? सेल्स का। क्या मैं इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहा हूं? तो आपका सबूत रेलेवेंट नहीं है ना। इन्वेंट्री तो एसेट है, मैं किसको वेरीफाई कर रहा हूं कि सेल्स जेन्युइन है या नहीं है? तो आपकी डायरेक्शन गलत हो जाएगी। सही है, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था, मेरे को 60% ऑडिट में आपको रिस्क सिखाऊंगा, आपको यूं पता लगेगा इस पे काम क्या करना है, मसला कहां हो सकता है। दैट्स वेयर ऑडिट गोज एज वेल इन द रियल लाइफ। आगे सुनते हैं। इसी कंपनी में मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि यार ये हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है। क्या सिखाई थी? अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताते हो, अगर ये मेरे बच्चों हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार यहां पे पेनल्टीज की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, ओवर स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड, यानी सेल्स में हम कह रहे हैं जानबूझ के रिकॉर्ड किया होगा, पेनल्टी में उसने रिकॉर्ड। अच्छा, तो मुझे बताओ क्या ये हर कंपनी में रिस्क होता है या स्पेशल इंडस्ट्री में? जैसे फार्मास्यूटिकल हाईली रेगुलेटेड है, तो अच्छा अगर हाईली रेगुलेटेड है तो मुझे ये कैसे पता लगेगा? जब मैं समझूंगा कि भाई ड्रैप के रेगुलेशन लगते हैं, इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अपने मेडिसिन को इस टेम्परेचर में रखना है, इतने टाइम में जला देना है, तो वो अगर कुछ भी नहीं किया तो आप पे ह्यूज पेनल्टी आएंगी। और ह्यूज पेनल्टी की वजह ये होगी कि आपके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ना हुए होंगे जो कि होने चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। एक और चीज सिखाता हूं इसी केस से मैं। देखो मैंने यहां पे लिख भी दिया तुम्हारे लिए जी, मैंने रिवाइज कराया अभी तक, बस वही वाला सही है। ओके, अब आगे सुने। मैंने ये कहा था लास्ट क्लास में, आपको कैसे पता लगेगा कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का मसला है? देखो मसला क्या था, एंटिटी सेल करती है आफ्टर और एंड देयर इज अ, जिसकी वजह से सेल्स में मसला है। यानी आपने माहौल में देखा क्या चल रहा है, मैं देखूंगा उसमें एंटिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं, अगर तुम किसी फार्मास्यूटिकल का ऑडिट कर रहे हो जो कि यहीं बनाती है यहीं बेचती है, उस पे ये वाला रिस्क आता? अब क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि आपका जवाब क्या होगा, सर अब मुझे ऑपरेशंस पता है, अब मुझे ऑपरेशंस, क्योंकि जो माहौल के अंदर, जो एनवायरनमेंट के अंदर इंपोर्ट बैन हुए थे, उस इंपोर्ट के बैन होने का ताल्लुक इस कंपनी से, भाई इंपोर्ट के बैन होने का ताल्लुक इस कंपनी से तब होगा जब वो इंपोर्ट करेगी, उसके ऑपरेशंस इंपैक्ट होंगे। हर चीज हर इदारे को इफेक्ट नहीं करती। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, वैसे तुम्हें पता लगा कि बैंकिंग सेक्टर में, कौन सी बैंकिंग सेक्टर में, मुझे एक बात बताओ, टैक्सेशन के रेट्स ऊपर हो गए, नया फाइनेंस एक्ट आया और टैक्स रेट्स ऊपर चले गए, कहां पे? बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा, आप फार्मास्यूटिकल का ऑडिट कर रहे हो, क्या यहां पे कोई टैक्स एक्सपेंस के अंडर स्टेटमेंट का रिस्क होगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप फार्मास्यूटिकल का ऑडिट कर रहे हो, बैंकिंग से आपका कोई वास्ता, इस बात को समझें। फिर से रिपीट करता हूं, नहीं देखो आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं बैंक का ऑडिट नहीं कर रहा, एचबीएल है, मैं फार्मास्यूटिकल, मैं जीएसके का ऑडिट कर रहा हूं। बैंकिंग सेक्टर के रेट्स 45% हो गए, तो टैक्स किसका इफेक्ट होगा? बैंक का, इससे फार्मास्यूटिकल का कोई ताल्लुक। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फार्मास्यूटिकल कंपनी के फाइनेंशियल्स में टैक्स अंडर स्टेट होगा, कोई ताल्लुक नहीं है ना। मैं अगर बैंक का ऑडिट कर रहा होता तो मैं वहां पे बैठे अपने लोगों को कहता भाई देख लेना इसने कहीं टैक्स पुराना तो नहीं बुक किया हुआ, जबकि बुक होना चाहिए नया। अच्छा, अब आपको कैसे पता लग रहा है कि यार उस पर इंपैक्ट है? सर आपने बोला मैंने अंडरस्टैंडिंग ली है, किसकी? एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट में उस पर लगने वाले कानून की।
तो हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीजें देखनी होती हैं, उस पर कायदे कवानीन क्या लग रहे हैं, एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीज को इफेक्ट कर रही है, एक एक करके ऐड ऑन करते रहेंगे। बात समझ आती है? क्लियर है? ओके, वापस से इंपोर्ट टैक्सेस का इंपैक्ट। अगेन, अगर इंपोर्ट टैक्सेस का इंपैक्ट होता तो आप कहते कि हाँ यार इंपोर्ट करती है तो अंडर स्टेटमेंट का रिस्क होगा, पर अभी हम सिंपल जेनरिक बात कर रहे थे। एक बैंकिंग है, एक फार्मास्यूटिकल है, टैक्सेस किसके इंक्रीज हुए हैं? उसका इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने पहले विजिलेंटली देखना है कि चल क्या रहा है। एग्रीड है? एक और चीज सिखाता हूं। फिर मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर एक कंपनी हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है तो आप सबने मुझे बताया था क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज का। अच्छा, मैंने फिर पूरी कहानी भी सुनाई थी, देखे सुने। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हुई हुई आपसे वो वेरीफाई करके आ जाओगे। वो तो वेरीफाई करोगे ही नहीं जो लग चुकी है और रिकॉर्ड। तो आप ये क्यों मिस कर दिया आपने? क्योंकि आपको सही से रिस्क असेस करना नहीं आया। तो अगर मैं हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, मैं सबसे पहले अपने टीम मेंबर से पूछूंगा, भाईजान पेनल्टी की कंप्लीटनेस पे क्या काम किया, कि पेनल्टी सारी की सारी रिकॉर्ड हो गई है, इस पे क्या काम किया? सामने से बच्चा जवाब क्या देता है? सर जो रिकॉर्ड हुई हुई है उसको वेरीफाई कर लिया। मैंने कहा मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल है क्या? जो रिकॉर्ड नहीं हुई वो कहां है, उस पे क्या काम किया? तो बोलेगा सर मतलब ये क्या बात हुई कि जो रिकॉर्ड नहीं हुई, जो रिकॉर्ड हुई है वेरीफाई कर लिया। मैंने कहा नहीं, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, तुम्हें ये वाकई में वेरीफाई करना चाहिए कि ऐसी कोई पेनल्टी तो नहीं है जो मैनेजमेंट ने हमें बताई नहीं है। तो उसके लिए हल मैंने आपको बताया था कि एक बंदा जो रेगुलेटर या ड्रैफ्ट से कम्युनिकेशन करता है उसकी पूरी ईमेल ट्रेल आप ले लें और उसको इंस्पेक्ट कर लें। क्या उसके अंदर सामने वाली की तरफ से कोई कम्युनिकेशन ऐसी तो नहीं है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि आपके ऊपर ये भी पेनल्टीज हैं और जो कि इन्होंने रिकॉर्ड ना की भी हो? पहले बताओ, बात समझ आती है? इससे ऑनलाइन में जल्दी यहां तक बताओ, तो इसके बाद एक और बात सिखाता हूं जल्दी से। वेरी गुड, आगे सुनना। अच्छा, मैं क्या ड्रैफ्ट को कंफर्मेशन भी भेज सकता हूं? उसको बोलूंगा भाई बता दे तूने इसको कितने नोटिस दिए हैं इस साल में। एक और चीज सुनो, बाज औकात ऐसा होता है, मैं यहां पे लिख के भी बताता हूं तुम लोगों को ताकि वो आगे याद रहे। बाज औकात ऐसा होता है कि सामने से जो है नोटिस तो आ जाता है, पर जो कंपनी है ना, जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी उसे एक्नॉलेज नहीं करती। अच्छा, वो उससे एक्नॉलेज नहीं करती। अच्छा, एक्नॉलेज इसलिए नहीं करती क्योंकि मैनेजमेंट कह रही होती है, प्लीज सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैनेजमेंट ये कह रही होती है कि भाई हम, अरे इसमें गलती नहीं है, आप बिला वजह पेनल्टी लगा रहे हो। तो ऐसा हो सकता है ना भाई, ये बोले आप गलत कह रहे हो, तो ये तो अपना चांस रखेगी। तो उस केस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आप उसको रिकॉर्ड ना करें, डिस्क्लोज करें, लिख दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि भाई ये पेनल्टी है जो रेगुलेटर ने लगाई है, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे मेरा लॉयर ये कह रहा है कि मैं ये केस जीत जाऊंगा, जीत सकता हूं। तो उस केस में मैंने उसको सिर्फ डिस्क्लोज कर देना है यूजर को बताने के लिए। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? अच्छा, तो यानी अब आपके दो रिस्क हो गए। यस, IAS 37 वाला बिल्कुल सुने, क्योंकि मैंने वो जेनरिक वर्ड यूज करता हूं क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। अभी वापस बताते हैं, देखो एक एक करके बताते हैं। मैंने कहा रेगुलेटर की तरफ से मुझे नोटिस आया। अच्छा, मुझे लॉयर कह रहा है कि 50% प्लस चांसेस हैं कि तुम हार जाओगे, तो मुझे स्टैंडर्ड कहता है कि उसको क्या करो, क्योंकि 50% से प्लस है यार। ओके, आप रिकॉर्ड कर लें उसको, एक्सपेंस बुक कर लें उसका। अच्छा, फिर मुझे ये कहा जा रहा है कि भाई आपके हारने के चांसेस 50% से लेस हैं, तो इस केस में क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। पहले बताओ, बात समझ आती है? अच्छा, अब मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब बीइंग एन ऑडिटर आपके दो मसले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेनल्टी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हुई, और ऐसा तो नहीं जो डिस्क्लोज होनी चाहिए थी, क्योंकि जब बैंक के पास ये कंपनी लोन लेने जाएगी ना तो वो अमाउंट्स रिकॉर्डेड को भी देखेगा, डिस्क्लोज को भी देखेगा। कि ऐसा तो नहीं है कंपनी की लाइन बिछी हुई है इतने सारी पेनल्टीज की जो कि कंपनी ने रिकॉर्ड, तो बैंक भी तो मोहतात होगा ना, क्या चल रहा है? शेयर होल्डर बोलेगा क्या चल रहा है भाई, कितने नोटिस आते हैं तुम्हें?
तो बोलेगा हाँ यार लॉयर तो कह रहा है, भाई लॉयर जो भी कह रहा है तो नोटिस क्यों आ रहा है, वजह बताओ। तो ये यूजर कब अवेयर होगा, जल्दी बताओ, जब डिस्क्लोज होगा, जब, और आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन दे देंगे कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो मुझे बताओ, तुम सब मुझे बताना, अगर एक चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए थी और जो डिस्क्लोज, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है ना, क्योंकि उसने किया हुआ, जबकि होना, तो ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना देखना। मैं यही तो सिखा रहा हूं कि अच्छा अब वापस से साइकिल को घुमाते हैं। हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में जो कंपनी ऑपरेट कर रही होगी, ऑडिटर के लिए दो मसले, पहला अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज और अनडिस्क्लोज कंटिंजेंसीज। क्या बोलेंगे? अच्छा, कंटिंजेंसी का मतलब होता है कोई चीज पे होना डिपेंडेंट है किसी चीज पे, केस के फैसले पे, उसको हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंसीज। तो पहले बता दो ऑनलाइन वालों और आप सब, ये क्लियर कट बात समझ आती है? बेसिक बात कही है मैंने, कितनी बातें कही? दो। अगर आप हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करेंगे तो आपके दो मसले हैं, एक पेनल्टी अंडर स्टेट हुई होगी, और हो सकता है कि एक चीज कंटिंजेंसी डिस्क्लोज होनी चाहिए वो ना हुई भी हो। तो अच्छा, आप तो बीइंग एन ऑडिटर उस पर फोकस तब करेंगे ना जब आपको पता हो ये भी हो सकता है, वही तो हम सीख रहे हैं। तो पहले बताओ ये केस क्लोज करें। नॉन कंप्लायंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या मैनेजमेंट से पूछेंगे? जानी ये तो मैंने बचपन में सिखाया था, अभी वापस भी बताया था। जो रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो तो आप देख लेंगे जाके कि पेनल्टी का लेटर आया होगा, पर हम कह रहे हैं वो कहां से देखें जो उसने बताया ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? उसको कंफर्मेशन भेज दो। किसको? रैप को। बोलो तू बता तूने इसको कितने लेटर इशू किए हैं। तो अब मैं एग्जांपल देता हूं, तुम सब मुझे बताना। मैंने कहा उसने मुझे बताया कि मैंने इसको 10 लेटर इशू किए हैं। कितने? जिसमें से 3 रिकॉर्ड हुए हैं और 7 रिकॉर्ड। तो जल्दी बताओ वो 7 क्या होने चाहिए? डिस्क्लोज। क्या 7 के साथ डिस्क्लोजर में तुम्हें दिखने चाहिए? तुम्हारा ऑडिट बिल्कुल सही हो गया। अगर तुम्हें यह पता ही नहीं होता ना कि मुझे यह भी चेक करना है कि सारे के सारे रिकॉर्ड या डिस्क्लोज हुए या नहीं हुए, तो आप तो ऐसे ही निकल जाते। आपको पता ही नहीं होता कि मुझे देखना असल में क्या है। और 50% और 50% से नीचे वाली कहानी सिंपल है कि किसी असल रियल लाइफ में भी अगर तुम पे कोई केस चल रहा हो, कोई तुम्हें कहे यार 50% से ज्यादा चांसेस है तू हार जाएगा, तो आप बोलोगे सही है यार, पलरा उस तरफ भारी है, तो क्या मैं डिस्क्लोज करूं, रिकॉर्ड कर लूं? अच्छा, कोई मुझे कहे नहीं नहीं पागल हो गया कि 50% से कम चांसेस है तू हारेगा, तो मैं जीता तो नहीं हूं ना। पर कुछ ना कुछ कंटिंजेंसी तो है, कुछ ना कुछ तो है, तो उसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी, कि इसका पे होना डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने पे। वो किसी इवेंट क्या है? केस का फैसला। क्लियर है? बता दो भाई ऑनलाइन वालों, क्लियर है? यस, उसकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। सही है। अच्छा देखो जानी, अब अगर हम कह रहे हैं ना 50-50%, तो 50% है तब भी कंटिंजेंसी है, 50% प्लस है तो रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है जानी? सर जो डिस्क्लोज कर दिया यहां भी तो रिस्क है ना कि वो डिस्क्लोज नहीं बल्कि रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो तो हम देख रहे हैं ना, लॉयर से पूछेंगे ना। भाई मुझे बताओ 10 केसेस आ गए, तो क्या 10 केसेस का जो भी पेनल्टी का लेटर आया हुआ है, क्या मैं मैनेजमेंट की बात पे विश्वास करूंगा या लॉयर से पूछूंगा? क्योंकि लॉयर ऐसे केसेस डील करता रहता है, तो मैं 10 केसेस उसके सामने रखूंगा। अच्छा, केसेस तो सामने तब रखूंगा ना जब मुझे पता हो कि 10 केसेस हैं। पहले तो मुसीबत ये थी, यही नहीं समझ आ रहा था कि 10 केसेस हैं भी, तो पहले मैंने उस पर काम किया, फिर वो 10 के 10 केसेस की लिस्ट को उठा के किसके मुंह पे मारा और लॉयर को बोला भाई तू बता केस में से ये कितने हारेंगे। अच्छा, मैं तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट हूं ना, मैं तो ऑडिटिंग एक्सपर्ट हूं, आई एम नॉट लीगल एक्सपर्ट, तो लीगैलिटीज कौन बताएगा? लॉयर बताएगा। तो देखो तभी तो सबूत मिल रहे हैं आपको। कोई आपको शेयर होल्डर पूछे कल को आके, ओ भाई ये 7 केसेस डिस्क्लोज क्यों हुए हैं, बोलूंगा भाई लॉयर कह रहा है। कौन कह रहा है? अच्छा, शेयर होल्डर आपसे आके पूछे आपने ये कैसे इंश्योर किया कि सारे के सारे केसेस रिकॉर्ड और डिस्क्लोज हुए हैं? नहीं, सारे के सारे केसेस रिकॉर्ड और, तो आप बोलेंगे भाई मैंने कंफर्मेशन भेजी थी, कॉरेस्पॉन्डेंस देखी थी। अच्छा, आपने अगर ये काम ही नहीं किया हुआ, शेयर होल्डर आपको बोल रहा भाई तूने कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर की, तो आप चुपचाप बैठे हुए हो। पहले बताओ रिस्क असेसमेंट समझ आती है? बेसिकली वी आर टारगेटिंग गलत क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको समझ आनी चाहिए ऑडिट की, रिस्क असेसमेंट आनी चाहिए। जी जानिए।
अनडिस्प्यूटेड और अनएक्नॉलेज का क्या मतलब है? कंपनी को 10 लेटर भेजे, 3 रिकॉर्डेड है और 4 जो है वो है मतलब डिस्प्यूटेड है, उस पे केस चल रहा है। तो वही तो डिस्क्लोजर है। वो डिस्क्लोजर में आ जाएगा, तो बाकी हो जाएगी उसको रिकॉर्ड कर देंगे ना। नहीं ना, देखो तुम गलत कर रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ सिंपल रखते हैं ना, 10 केसेस हैं, 3 रिकॉर्ड किए हुए हैं, मुझे सिर्फ देखना है कि जो उसने बोला है उतना रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ, बाकी बच गए 7, वो डिस्प्यूटेड है। 4 डिस्प्यूटेड है, बाकी के नहीं, तो बाकी क्या है? अनरिकॉर्डेड। नहीं 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 यार, कुछ तो होगा ना। किसने नहीं देखे? किसने नहीं देखे? मैनेजमेंट ने अननोन किए हुए। तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे भाई ये 4 और बाकी हैं, ये 3 और बाकी हैं, तो मैनेजमेंट बोलेगी हाँ यार सॉरी रह गया था, रिकॉर्ड कर लिया। तो कर ही इसलिए रहे हो ना, मतलब इसमें क्या टेंशन है? ये भाई इनका सवाल क्या था सुनना, इन्होंने कहा कैसे 10 केसेस हैं, 3 रिकॉर्ड किए हुए, 4 डिस्क्लोज किए हुए, 3 का कुछ नहीं पता। तुम्हें पता लग गया? किसको बोलोगे? अच्छा मैनेजमेंट बोलेगी नहीं नहीं यार हम इस पे डिस्प्यूट करेंगे, हम जीत जाएंगे। मैंने कहा लॉयर से लिखवा के दे दे। क्या कहूंगा? अच्छा उसका लॉयर कह रहा है नहीं नहीं भाई तू हारेगा, दिस इज व्हाट इज ऑर्डर्ड। तो अपना हमारे पास लॉयर नहीं है? हाँ फुल चोर दिमाग, वो भी बिगावा, ये भी बिगावा, सब बिगावा। हाँ मतलब ये तो गलत बात है ना। वो कह रहा है भाई लॉयर भी बिगावा होगा, वैसे तो सब बिके हुए हैं। आपके पास भी तो आपका लॉयर है ना, अपने वाले से पूछ लेना भाई। क्लियर है? पक्की बात है? ओके चलें सर, रिस्क असेसमेंट में पूरी ऑडिट करने से पहले की कहानी है। बिल्कुल बेटा चलें। अच्छा पहले बताओ ये केस क्रिस्टल क्लियर है? आगे जा सकते हैं? क्लियर है भाई? ओके जल्दी से। क्या हो जाए? टाइम बार्ड का मतलब क्या है? इधर जानी, ओए सवाल सुनना जल्दी। नहीं, what does it actually mean by time bar? This is the financial instrument. This is not a financial instrument. This is not a check that can be time barred. This is a legal case. How it can be time barred? English कैसी थी? कैसी? कहने का मतलब ये है कि भाई टाइम बार्ड थोड़ी ना होगा। इधर सुनो। खैर एनीवेज सुनो। कौन से? नहीं देखो हम क्या कह रहे हैं, सुनिएगा इधर प्लीज फोकस के साथ। हम ये कह रहे हैं प्लीज फोकस के साथ। देखो बच्चे ने फिर कहा, प्लीज सुनना, बच्चे ने फिर कहा सर 50% वाली कहानी बता दें। मैं 5वीं बार बता रहा हूं भाई, आप पे किसी ने केस फाइल किया, आप हारोगे या जीतोगे ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है ना। आपका लॉयर आपको कह रहा है 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि हार जाओगे, तो इसका मतलब है आपको लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। आपका लॉयर कह रहा है 50% से कम चांसेस है कि हारोगे, तो आपको रिकॉर्ड पर एटलीस्ट बताना है। तो बताना कैसे? डिस्क्लोज करके कि ये लेटर आया था, इतने की पोटेंशियल लायबिलिटी है। क्योंकि लॉयर कह रहा है इसलिए मैंने रिकॉर्ड, ताकि यार शेयर होल्डर को पता लगे मेरी कंपनी में चल क्या रहा है। और उसके लिए उसने किसको अपॉइंट किया है? ऑडिटर को। उसके लिए किसको अपॉइंट किया है? ऑडिटर को। यही गेम है। अच्छा अब सर जिन्होंने IAS 37 नहीं पढ़ा उसके लिए ही तो करा रहा हूं मैंने। यही तो थोड़ी ना बोला किसी को कि IAS 37 किसको आता है, तभी तो 0 से करा रहा हूं। क्लियर है? अच्छा भाई 50% ज्यादा चांस हो तो हारने का रिकॉर्ड करना चाहिए। जी बेटा मैंने भी यही कहा। अच्छा पहले बता दो ऑनलाइन वालों, वापस से पूछता हूं यही सवाल। अच्छा इक्वल चांसेस हो तो फिर नहीं, फिर तो डिस्क्लोज करेंगे ना भाई। देखो वैसे तो 50-50% हो ही नहीं सकता। अगर 50-50% है तो वो कहता है आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं 50-50 हारूंगा या जीतूंगा। देन इट्स योर कॉल। पर जब आपकी कॉल होती है तो फिर आप क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे, रिकॉर्ड करोगे? डिस्क्लोज। यही बात है। क्लियर है? लॉयर से रिटर्न में लेंगे, बिल्कुल जानिए अल्लाह की कसम रिटर्न में लेंगे। सर एक कंपनी है जिसको पेनल्टी रिसीव करनी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे कंटिंजेंट एसेट, मैंने इसकी बात ही नहीं की, मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की? कंटिंजेंट एसेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई बातें नहीं है, जो मैं बोलूंगा वो चलेगा। सही है? क्योंकि मैंने ऑल टुगेदर जिसने FAR 2 नहीं भी किया हुआ उसको साथ रखना है। इवन FAR 1 वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैंने सबको साथ चलाना है। तो आप ये कोई आगे की बात नहीं करेंगे। सही है? जिसने FAR 2 करा हुआ है वेल एंड गुड, उसको भी साथ रखना है। FAR 1 वालों को भी तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। सही है? चलें भाई, अब ये बात समझ आती है आपको? ओके समझ आ गई। चलें अब आगे चलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू करते हैं हमारे क्लाइंट की, दैट इज यूफोन। अच्छा ये देखो, ये कौन है?
चंपू है, सही है। ये हमारी क्लाइंट पे था, हमने इसका नाम चंपू रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही बेकार ऑडिट करता है। पर क्या है, सिखाना हमारा काम है इसको, तो हम इसको वैसे ही चंपू के नाम से बुलाते हैं। ईवाई में सुनना, इस्लामाबाद ईवाई में होता है हमारे साथ, प्लीज सुनना। आगे, अब मुझे एक बात सुनो, ये जो भाई हैं इनको मैंने ऑडिट पे लगाया था 2 कंपनीज के, पहला टेलीनॉर, दूसरा यूफोन, जो मैं देखता हूं डायरेक्टली। सुनना, जब इनको मैंने ऑडिट पे लगाया तो मैंने इनको ऑडिट पे लगाया पीपीई के, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IS 16। अच्छा भाई, ये गए, ये मेरे पास ऑडिट करके लाए, मैंने कहा चलो भाई रिव्यू कराओ, सही है। अच्छा, इन्होंने भी देखो गलती की, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, ये सिर्फ ऑडिट करने चले गए, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। अच्छा, हम किस कंपनी के ऑडिट पे हैं? टेलीकॉम। पहले क्या था? फार्मास्यूटिकल। अब किस पे हैं? टेलीकॉम। तो आपने पहले नेचर समझना है। अच्छा, ये चले गए पीपी का ऑडिट करने। मुझे एक बात पता थी बैक ऑफ द माइंड पे, वो क्या है अभी बताता हूं। मैंने इनको कहा कि तुमने, अच्छा पीपी डेप्रिशिएट भी होगा ना, तो इसने चेक किया होगा चंपू ने, हाँ या नहीं? चंपू ने बोला कि सर हाँ मैंने चेक किया है। मैंने कहा कैसे चेक किया है? उसने बोला सर मैंने कॉस्ट को रखा, डिवाइड कर दिया लाइफ से, डिवाइड कर दिया, तो अल्लाह की कसम काम तो सही कर रहा है। यही होगा ना, डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करेगा ना शेड लाइन मेथड पे, अगर रिड्यूसिंग है तो बुक वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेगा। मैंने बोला चंपू यही किया है? उसने बोला हाँ सर यही किया है। तो मैंने कहा चंपू मुझे एक बात बता जल्दी से प्लीज। मैंने उसको कहा कि चंपू एक बात बता, तुमने लाइफ की असेसमेंट कैसे की? उसने बोला सर लाइफ की असेसमेंट, सुने इम्पेयरमेंट वगैरह नहीं, अभी आपने बिल्कुल चवले नहीं माननी है, पहले मेरी कहानी सुननी है, कहानी सुननी है आपने, कहानी। देखो एवरी ऑडिट द स्टोरी, वो सीखी हुई है मैंने, वो मेरे पास है, वो सारी तुम्हारे दिमाग में फिक्स करनी है। सुने, मैंने ये कहा चंपू भाई ये बता दे कि तूने लाइफ कैसे असर्टेन की? बोला सर लाइफ तो दी हुई थी। मैंने कहा नहीं, आपने एक चीज़ मिस की। अब पाकिस्तान में चल रहा है कि पाकिस्तान में 5G आने वाला है, पाकिस्तान में, तो जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क लगा हुआ ना टावर्स का, वो सब बेकार हो जाएगा, वो सब बेकार हो जाएगा। अच्छा सुनिएगा, तो बोले सर ये वाली बात नहीं समझ आई। मैंने कहा अभी समझाते हैं। मैंने कहा अभी जो आप पीपी रिकॉर्डेड देख रहे हो ना, इसके अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी आने वाला है 5G, अभी आने वाला है 5G। अब सुनना, बोले सर आपको कैसे पता? मैंने कहा एनवायरमेंट। मैंने क्या कहा? अच्छा, जो PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो इसका रेगुलेटर है। किसका? टेलीकॉम का। तो फार्मास्यूटिकल का कोई और था? रैप। इसका PTA। अच्छा मैं PTA की साइड पे जाता हूं, मैं इंस्पेक्ट करता हूं क्योंकि भाई चीजें वहीं से मिलेंगी ना। अच्छा मैं रैप की साइड पे क्यों नहीं जा रहा? सर वो बिजनेस चेंज है ना, नेचर चेंज है, जो रेगुलेटर है वो चेंज है, उसके मामला वहां मिलेंगे। तो मैंने उसके सारे लॉज एंड रेगुलेशन की नॉलेज ले रहा हूँ, सारे लॉज एंड रेगुलेशन की नॉलेज ले रहा हूँ। प्लीज सुनना, जब मैं नॉलेज लेने का तो मुझे कहा गया कि मैंने देखा कि यार 5G इज अबाउट टू ऑक्शन इन पाकिस्तान। अच्छा जब 5G इज अबाउट टू ऑक्शन इन पाकिस्तान, तो मैंने यार फिर रिसर्च की, थोड़ी इंजीनियरिंग टीम के साथ बैठा, उन्हीं की क्लाइंट की। मैंने बोला यार मुझे एक बात बताओ। अच्छा पूछने का तरीका होता है ना, क्योंकि इंक्वायरी करते हो आप, क्योंकि बुक में क्या लिखा हुआ है? ओनली इंक्वायरी। इंक्वायरी रेलेवेंट होनी चाहिए। कैसे? तो मैंने उनको बताया नहीं कि भाई मेरा मकसद क्या है। मैं इंजीनियरिंग टीम के पास बैठा, चंपू को लेके गया था साथ, इसको मैंने कहा कि भाई आप बैठ, देखो बताता हूँ कैसे पूछते हैं। तो मैंने क्लाइंट को पूछा, मैंने बोला कि भाई मुझे एक बात बताओ कि आप लोग 5G में तो इन्वेस्ट कर रहे होंगे यार, कितना तेज़ नेट हो जाएगा। बोले हाँ सर आप देखिएगा कैसा भागता है नेट, हर जगह सहूलत अवेलेबल होगी। तो मैंने कहा हाँ उसके लिए तो आपको टावर्स रिप्लेस करने होंगे ना। बोले हाँ भाई ये सारे टावर बेकार हो जाएंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच, हमारा काम हो गया। भाई हमने तो पहले उसको समझाना, देखो पूछना। अब ऐसे बोलो यार तुम्हारा वो पीपी है ना, लाइफ उसकी खत्म हो गई है, तो क्या ये ऐसा होगा? बोलेगा क्या हो गया? नहीं भाई यही चलेगा। पूछने का तरीका क्या था? चेंज था। अब हमने उसको पूछा। अब सुने, मैंने चंपू को कहा कि क्या पता लगा इससे? बोला सर इससे तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि लाइफ ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है। लाइफ क्या हो गई है? चेंज हो गई है, यानी इस साल का डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी चेंज इन एस्टीमेट है, चेंज इन। अबे ये इसके बाप के भी दिमाग में नहीं आ सकता था, इतनी टेक्निकल बात थी। अगेन
मुझसे पढ़ रहे हो, समझ आएगा, गेम होगी। सुनो इधर, तो यानी अब जब भी ये बच्चा किसी भी टेलीकॉम को ऑडिट करेगा ना, या जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, रिव्यू करते हुए लोगों से लाजमी पूछेगा लाइव देखी, इसको अब तक पता नहीं था। तो एनीवेज अब सुने, कहने का मकसद ये है कि अब समझ आई इसको बात कि यार इसने एक ब्लंडर मारा है, उसने ऑडिट किया बट बेवकूफाना ऑडिट किया। उसको एक बात देखो, अगर तुम ऑडिट करने जाते हो तुम्हें पहले से ये पता होता कि रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, रिस्क ऑफ, क्योंकि हम ये कह रहे हैं यार ये ऑडिट करने जाते से पहले अपने भेजे में फिक्स करके जाता कि लाइफ की असेसमेंट गलत हुई होगी, तो ये क्या नजूमी है उसको पता होता, या इसको एनवायरनमेंट में 5G का ऑप्शन नहीं पता था? पर अब एनवायरनमेंट में अगर 5G का ऑप्शन है तो इसको अपना दिमाग चला के लिंक करना है कि इस एनवायरनमेंट में ये चीज जो हो रही है वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस आइटम को हिट करेगी और कैसे हिट करेगी, डेप्रिसिएशन को करेगी, लाइफ को करेगी। बेसिकली पहले लाइफ को करेगी और फिर क्या हिट होगा। तो यानी अगर आप इस कंपनी का ऑडिट कर रहे होते तो आपके दिमाग में पहले ही ये होता कि आप जब उससे बात करने जाते या डेप्रिसिएशन पे काम कर रहे होते, उसको वेरीफाई कर रहे होते, आप सामने वाले को बोलते भाई आपकी लाइफ गलत है, आप उसको रीअसेस करें, आप उसको रीअसेस करें। आपका कोई सवाल था जी? इंपेयरमेंट इसके बाद, क्योंकि IAS 36 आपको ये कहता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अकाउंटिंग टीचर एज वेल, IAS 36 आपको ये कहता है कि जब भी इंपेयरमेंट करोगे पहले लाइफ अपडेट करो, पहले, और लाइफ अपडेट करने के बाद डेप्रिसिएशन वैसे ही ज्यादा हो जाता है और कैरिंग अमाउंट वैसे ही, तो कैरिंग अमाउंट को, अपडेटेड कैरिंग अमाउंट को फिर रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया जाता है। एग्रीड है? तो आपने बात कही है, उसके लिए देखो नीचे लिखा हुआ भी है दोनों चीजें, रिस्क ऑफ यूजिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? पहले बताओ मेरे बच्चों, दोनों बातें समझ आती हैं? आपकी वाली बात बिल्कुल सही है। पहले किसकी बात करूंगा? लाइफ की, और फिर दूसरी बात किसकी करूंगा? डेफिनेटली आई नो कि पीपी माइट हैव बीन इंपेयर्ड, पर अगर देखो इंपेयरमेंट का मतलब क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। इंपेयरमेंट का मतलब क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब आपका एसेट दो तरीके से रिड्यूस होता है, या तो वो यूज होके या तो वो इंपेयर होके। अच्छा, अब आपकी लाइफ ही गलत थी तो आपने यूजेज ज्यादा बुक करना था, पहले उसको बुक करो, अपडेटेड कैरिंग अमाउंट निकालो, फिर बोलो भाई बता अब इसके अलावा भी तो ऐसा नहीं है कि तेरे फ्यूचर कैश फ्लोज कम हो गए। डेफिनेटली हो गए, क्योंकि जब 5G आएगा तो 4G टेक्नोलॉजी कोई आपको कैश फ्लो जनरेट करके, तो जब कैश फ्लो जनरेट नहीं करके देगी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो भी, तो अल्टीमेटली आपका एसेट इंपेयर हो जाएगा। क्लियर है? एक में वो खत्म कर ले, क्लियर हो गया? ओके, अब पूछो। होने वाला है ना, इस साल ऑक्शन होने वाली है, तो ऑक्शन होने वाली है तो नए एसेट लग जाएंगे, तो पुराने एसेट रिडंडेंट हो जाएंगे। तो क्या उसको, अब मैं ये कहूं, अब लेट से मैं तुम्हें वैसे बता देता हूं क्योंकि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो वो देख भी सकते हो जाके। वैसे लाइफ यूज हुई है 10 साल, तुम्हें क्या लगता है 5G आने के बाद वो टावर जो 4G वाले लगे हुए 10 साल चलेंगे या 2 सालों में खत्म हो जाएंगे? मैंने उनको यही कहा भाई इसको 2 साल पे खत्म करो। अच्छा, मैं नजूमी, मुझे 2 साल पता है, मैंने उसको फिर ये भी पूछा था इंक्वायरी में कि मैंने कहा जब अब नई टेक्नोलॉजी आती है आपकी तो कितना टाइम लगता है रीवैम्प होने में? उसने मतलब 2 साल। मैंने कहा थैंक यू सो मच अगेन, आपको इस एसेट को कितने सालों पे डेप्रिशिएट करना है? 2 साल। तो ये सारी चीजें मुझे इंजीनियरिंग टीम के रेलेवेंट बंदे ने बताई। अब मैं बैठा फाइनेंस वाले के पास, तो मैंने CFO को कहा कि सर यू नीड टू चेंज योर डेप्रिसिएशन बिकॉज यू नीड टू चेंज योर लाइफ। तो सामने से कह रहा है कम ऑन आकाश यार, मेरा अकाउंट से फाइनल होने, आपको कैसे पता? आप कौन होते हैं? मैंने कहा मैं नहीं होता, आपका इंजीनियरिंग वाला कह रहा है। तो बोला वो कौन होता है? मैंने कहा वही लगाता है टावर। आपके अकाउंट से आप साइन करते, मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है, अकाउंट्स आप बनाते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए। तो बोला नहीं। तो मैंने कहा सही है, अगर आपने नहीं करना तो ये गलती है, देन आई थिंक आई नीड टू टॉक टू डायरेक्टर्स। ये हुआ है अभी रिसेंटली, पिछले साल 2024 में। तो उसने कहा ये नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा ओके देन आप हमारी मीटिंग सेट करा दें डायरेक्टर्स से। तो मान गया वहीं पे, क्योंकि उसको पता है अगर ऊपर पता लगा तो ये गया, और डायरेक्टर भी नहीं मानता तो मैं कहाँ जाता? नहीं, रिपोर्ट कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो आखिरी हथियार तो यही है ना कि कहाँ से बता दूंगा? रिपोर्ट में।
अब पब्लिश हो जाएगी अगर, तो दुनिया में पता लग जाएगा कि इस कंपनी में ये मसला है। क्योंकि अब मुझे अब तुम क्रिटिकली सोचो, क्रिटिकली ये सोचो कि अगर ये मसला एग्जिस्ट करता रहता तो इस कंपनी के एसेट्स क्या रहते, ओवर स्टेटेड, जो कि होने। अब तुम ये देखो कितना मजे का सब्जेक्ट है ऑडिट, अगर तुम्हें प्रैक्टिकलिटीज आती हैं। तुम देखो कैसे पहुंचते हो सीधे टारगेट पे। अगर एक नॉर्मल बंदा है ना, नॉर्मल बंदा ऑडिट कर रहा है, वो जाके डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करके आएगा, वो कहेगा मेरी नजर में ये ऑडिट है, जबकि मेरी नजर में ये ऑडिट नहीं है। यू नीड टू असेस द रिस्क। पहले समझो इदारे के ऑपरेशंस क्या है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट कोई न्यूज आ गई, कोई लॉ में चेंज आ गया, उस लॉ के चेंज से, उस न्यूज से इस इदारे पे इफेक्ट क्या आता है। मुझे ये लगता है, मेरी असेसमेंट है अपनी, कि जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो इतनी सफिशिएंट है कि मैं आपके पास कुछ सवाल फेंकूंगा, यहां से ये लोग बताएंगे और मैं यहाँ पे जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सही है, क्योंकि अच्छा मेरी ऑडिट की थीम ये होती है कि पहले मैं प्यार से समझाता हूँ और फिर आखिर में जलील करना शुरू करता हूँ, और वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है क्योंकि तुम सीखोगे। तुम जाके देख सकते हो पिछली पोस्ट, वो बच्चे कहते थे प्लीज़ जलील करें, क्योंकि वो कहते थे कि पास होगा यही चीज़ पे। तो होता क्या है, मैं खौफ आता है, मैं अचानक से पूछूंगा अभी बता क्या है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, सोचने की सलाहियत भी आएगी, और फिर मैं एक साथ आपको लिखना सिखाऊंगा। और ये मेरा वादा है, एट द एंड ऑफ द बैच, मे बी इन द मिडिल ऑफ द बैच, आप सबकी ड्राफ्टिंग सेम होगी। यानी आप एक पैटर्न होगा आपका लिखने का जो मैं सिखा दूंगा आपको। अच्छा एक एक करके सुनते हैं। मैं ऑडिट कर रहा हूं किसी बैंकिंग सेक्टर का, मैं ऑडिट कर रहा हूं किसी, अच्छा अभी ये इसने एक सवाल फेंक दिया वापस से, ये कौन है भाई? अच्छा मानिया कह रही हैं सर ये क्लियर कर दें प्लीज कि इम्पेयरमेंट करने के लिए लाइफ को अपडेट करने के पीछे लॉजिक क्या है। बेटा अगर मैं कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करता हूं ना रिकवरेबल अमाउंट से, अगर आपने लाइफ गलत रखी हुई है तो आपका डेप्रिसिएशन क्या था, गलत था, तो आपकी कैरिंग अमाउंट भी, तो पहले लाइफ अपडेट होगी, रिवाइज डेप्रिसिएशन आएगा, फिर क्या आएगी कैरिंग अमाउंट, और फिर उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। दिस इज द अफेयर वन थिंग, बट अगेन आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा जी सलाह कह रही है सर टेस्ट कब होंगे, तो 2 दिन से जो वो क्विज आ रहे हैं वो क्या थे, मतलब वो इस्लामियत का पर्चा था क्या, वो भी यही था ना सर, वो ग्रुप पे आ रहे हैं भाई जानी, ग्रुप पे इस्लामियत का हमने अलग से बनाया है वो। अबे भाई यही है ना ऑडिट का। अबे बच्चे मैंने स्क्रीनशॉट का क्यों बोलता हूँ बच्चों को, ताकि बाकियों को थोड़ी सी गैरत है, तो वो भी तुमने नहीं देखे, तो ये गलती किसकी है? सर आप लिंक को पिन कर देंगे और बोले नहीं पक्का प्रॉमिस, मतलब वो वैसे सार्कास्टिकली नहीं कह रहा, दिल से कह रहा हूँ कि मैं लिंक को पिन कर दूंगा और मैं 2 बार रिमाइंड भी कराऊंगा। सही है कि प्लीज आप ये कोर्स कर लें, क्योंकि हाँ अभी देखो अभी क्या सीन चल रहा है, अभी तो ऑडिट की दुनिया में इवॉल्व। अच्छा कल मैंने एक सवाल दिया था आपको, थोड़ा सा सिनेरियो भी दिया था एक आखिरी वाले में, तो वो अभी तो सोचना सिखा रहा हूँ ना। मैं अगर सोचना ना सिखाऊं और लिखने पे ले आऊं ना तो आप पैनिक कर जाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ऑडिट कैसे सेटबैक्स देता है। तो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से चला रहा हूँ कि मैं एक बार सोचने की सलाहियत ले आऊँ ना, फिर आप चलें, फिर आप लिखें, और फिर आपको पता लगेगा कि लिखना होता क्या है। वो मैं सिखाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। सही है सर, 1 वीक के लिए अनरजिस्टर्ड ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। चलिए अच्छा 1 मिनट तक आप असेस कर देना। सही है, प्लीज़ ग्रुप पर रीशेयर कर दें। जी ओके मैं कर दूंगा। सर टावर इम्पेयर क्यों होगा उस पर? अच्छा भाई बिल्कुल ठंडी मारी तुमने बिला वजह। सर बेहतरीन क्विज था, ये समझ आ गई कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखना, बेहतरीन है। चलें अब आगे, मैं कुछ केसेस तुम्हारे पास फेंक रहा था, वो तुम मुझे बताओगे। अच्छा मैं ऑडिट कर रहा हूँ किसी बैंकिंग सेक्टर का। अच्छा बैंकिंग में भी मैं बड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूँ, माइक्रो फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक? अच्छा यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, सब बुक में है ये। सही है, जो एडिशनल है वो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता हूँ इसे PDF की फॉर्म में। अच्छा माइक्रो फाइनेंस बैंक का मैं ऑडिट कर रहा हूँ। अच्छा पहले तो ये समझ लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है, माइक्रो फाइनेंस बैंक होता ही है कि जो नॉर्मल देहात में लोन देता है, जैसे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक वो भी मैं करता हूँ, इजी पैसा का ऑडिट वो भी मैं करता हूँ। लकीली मेरे पास है, मैंने तभी कहा था कि आपको ऑल टुगेदर मेरे पास बाय लक ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो मैंने बुक में डाली हुई हैं और पढ़ाने में काम आती हैं। अब आगे सुने, इजी पैसा क्या करता है। अच्छा वैसे कोई है इजी पैसा यूज़र यहाँ पे? अच्छा इजी पैसा आप अगर यूज़ करते हैं ना तो आपको भी लोन मिल सकता है। वहाँ पे एक स्कोरिंग मॉडल है, वो पता है क्या करता है, क्योंकि उसकी बैकएंड पे ऑडिटर तो मैं हूं ना, वो क्या करता है, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखता है, आप कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना बैलेंस रखते हैं, उसके हिसाब से आपको स्कोरिंग देके आपको लोन दे देता है।
अच्छा उस स्कोरिंग का ऑडिट भी मैं ही करता हूं, पर कैसे वो अभी आगे जाके सीखेंगे, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट एरिया। एनीवेज हम उसका ऑडिट कर रहे हैं। अब ऐसे जो माइक्रो फाइनेंस का मतलब है छोटे लोन्स, माइक्रो लोन्स के गांव देहात में किसी को 40-50 हज़ार का लोन चाहिए, 1 लाख का लोन चाहिए, अगर बड़ा लोन है तो फिर कमर्शियल बैंक जाएगा वो। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो फाइनेंस की। अच्छा अब मुझे बात सुनिएगा, समझिएगा ये बात। अच्छा अब मैंने कहा माइक्रो फाइनेंस कितने लोगों को लोन देता होगा, प्लीज पार्टिसिपेट। 1 लाख, 2 लाख या मिलियन ऑफ लोगों को, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन इवन। क्योंकि इजी पैसा के अपने ऐप के ऊपर इट सेल्फ सब्सक्राइबर 30 मिलियन है, 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके। एग्रीड? आगे सुने। अब तो उसमें से अगर 15 मिलियन भी लोन लेते हैं तो कितना ही होगा? अगर 15 मिलियन लोगों ने लोन लिया हुआ और एवरेज 40,000 का लोन लिया हुआ तो मल्टीप्लाई कर तो बिलियन ऑफ रुपीज में कहानी निकल जाती है। अच्छा अब मैं तो हूं ऑडिटर, यार मैं तो पागल हो जाऊंगा इन सबको वेरीफाई करके कि इसमें से कौन सा रिकवर नहीं होगा, कौन सा रिकवर। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? एक एक करके। अच्छा अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो वो मेरा रिसीवेबल है और उसका यानी बैंक का रिसीवेबल है, और इसको हम कहेंगे लोन रिसीवेबल। क्या कहेंगे? अच्छा देखो यहाँ पे बच्चों ने कहा सैम्पलिंग करेंगे, मे बी यू कैन डू इट, बट मैं इससे अच्छा तरीका से कहता हूँ, मुझे प्रोविजनिंग की बात करनी है कि प्रोविजन सही हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अब सुनते हैं होता क्या, प्लीज सुनिएगा। अभी पाकिस्तान में फ्लड्स आए, अब मैं आपको गेम सिखाता हूँ मैं कैसे ऑडिट करता हूँ, सुनना। अभी पाकिस्तान में फ्लड्स आए, मैंने अपनी टीम को ये बोला यू नीड टू ड्रैग इट डाउन, किस किस एरिया में कौन कौन सी लोकेशन में फ्लड आया है, किस किस एरिया में। मेरी टीम ने एक पूरी लिस्ट बनाई, दिस इज आई कॉल अ रिस्क असेसमेंट। अच्छा अब जब आप कराची में बैठ के लोन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो लॉग बनता होगा ना, क्या इसने कराची में लोन लिया है, इसने सिंध में लिया है। मैंने क्लाइंट को पता है क्या बोला, मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मुझे अपना लोन पोर्टफोलियो लोकेशन वाइज दे दें। क्या दे दें? अच्छा लोकेशन वाइज दे दें। सुने मैंने क्या किया, कंप्यूटर पे फिल्टर लगाया, वो सारी लोकेशन को उठा लिया यहाँ पे फ्लड आए थे। मैंने कहा इसको प्रोवाइड कर। वो बोल रहा नहीं आप सैम्पल, क्लाइंट बोल रहा है मुझे, क्योंकि वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उधर बैठा हुआ वो बोला नहीं आप तो सैम्पलिंग करते हैं ना, आप ये कैसे कह सकते हैं ये सारे लोन खराब है। मैंने कहा ये वो सारे लोन्स हैं उस एरिया के जहाँ पे फ्लड आया है, अब तुम मुझे एक एक करके प्रूफ करो इसमें से कौन कौन से रिकवर हो सकते हैं, वरना इसको प्रोवाइड करो, रिकवर हो जाए तो हो जाए। अच्छा मुझे बताओ क्या मैंने बेवकूफ़ों की तरह सैम्पलिंग की, या मैंने इन्वायरमेंट में होते हुए एक हालात वाकयात को देखा, हालात वाकयात को। अच्छा हालात वाकयात क्या थे? फ्लड आए हुए थे। अच्छा तो क्या उस फ्लड से मेरे बैड डेट्स का रिस्क अराइज हुआ? किसकी कंपनी में? इजी पैसा में। और इजी पैसा में क्या हिट होते हुए दिख रहे हैं? लोन्स, सारे लोन्स या कुछ एरियाज के? अच्छा बाकी भी हो सकते हैं, उस पर अलग काम करूंगा, बट यार मतलब स्ट्रेटिफाई कर दो ना पॉपुलेशन को। वर्ड सुना होगा स्ट्रेटिफिकेशन, डिवाइड योर पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। तो जब मैं ऐसी कंपनी का ऑडिट करता हूं तो भाई मुझे बहुत ही ज्यादा विजिलेंट रहना होता है। मैं देख रहा हूं कि एरियाज में फ्लड आए, तो जैसे ही अगर मैं कहता हूं कि सिंस, अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूं तो मैं कहूंगा सिंस द बैंकिंग कंपनी हैज गिवन लोन टू XYZ एरियाज एंड देयर इज अ फ्लड इन दोज एरियाज, यहां से कनेक्ट करूंगा देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ लोन रिसीवेबल्स एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। और मजे की बात बताऊं, यही लिखने का तरीका है एग्जाम में, पहले सवाल से सिचुएशन उठाओगे। अच्छा सिचुएशन क्या है कि कंपनी इज इन्वॉल्व इन एक्सटेंडिंग लोन्स एंड देयर इज अ फ्लड, देयर इज अ, पहले उसको बताओ ये हुआ है, अब बताओ इसको लिंक करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी लाइन आइटम से कि देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस और ओवर स्टेटमेंट ऑफ। मैं बिल्कुल लिखना सिखा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ सोचने का सलीका। चलो अब इससे पहले वाले पे भी करके देखते हैं जो अभी किया, ये वाला टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वाला। सुने ये सिचुएशन है करंटली 4G एंड, मैं अगर इसको लिखूं ना पेपर में कि आपको पूरे एक पेज की वो सिचुएशन देता है, बोला ये कंपनी ये करती है ये चल रहा है। अच्छा उसमें आपको कंपनी की भी इंफॉर्मेशन देगा, एनवायरमेंट की भी देगा, लॉज एंड रेगुलेशन सब बता देगा। प्लीज मेरी बात को फोकस होकर सुनना विदाउट राइटिंग एनीथिंग,
विदाउट राइटिंग एनीथिंग। प्लीज सुनना है, प्लीज फोकस करा, बड़ी अहम चीज सिखा रहा हूं क्योंकि लिखने की आज बुनियाद डिसाइड होगी। सुने, इस केस को बनाते हैं। अच्छा, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे बच्चा तो भाई आई मोर देन वेलकम। मैं सिचुएशन बताता हूं, आप बताएंगे। बताना कैसे है कि सवाल से सिचुएशन पिक करनी है और उसको लिंक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी लाइन आइटम से कि वहां क्या मसला हो सकता है। गलत ही बताओ बट मुझे बताओ, बताओगे? बताओ। अब एक एक करके। इन्होंने कहा सिंस देयर इज एन 5G ऑक्शन अबाउट टू स्टार्ट। ओके, अंडर स्टेटमेंट नहीं तो चलो सही है, बोल सही। देखो इन्होंने क्या कहा, सिंस देयर इज अ 5G ऑक्शन अबाउट टू स्टार्ट एंड करेंटली द PPE इंस्टॉल्ड इज सपोर्टिंग द 4G नेटवर्क। अब यहां से उठा के लिंक करो, देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूजेज ऑफ लाइफ, देयर इज अ रिस्क ऑफ, एज अ रिजल्ट डेप्रिसिएशन माइट बी अंडरस्टेटेड। खत्म हो गई बात, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद इम्पेयरमेंट, बिल्कुल इसी से। एंड देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी एज मैनेजमेंट माइट नॉट हैव रिकॉर्डेड इम्पेयरमेंट। तो हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं ना, हम यहां पे एक जगह लिख के जाते हैं, ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क है, तो टारगेटेड काम करते हैं जाके। तो पहले बताओ, लिखने का थोड़ा सा थीम समझ आता है? सिंपल, सिचुएशन उठाई, लिंक किया उसको किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी। अच्छा, अब एक एक करके और पूछते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं एक और सिचुएशन तुमसे पूछना चाह रहा हूं, प्लीज सुनना। जो इससे भी पहले करवाया था और इससे पहले हमने क्या सीखा था? फार्मास्यूटिकल। वो इंपोर्ट करवा दी थी, इंपोर्ट बैन थे और सेल बुक हुई हुई थी। इसको कैसे लिखेंगे जानी? बिल्कुल सुकून से, कोई मसला नहीं है। पहले यूं बताएंगे, सिंस द कंपनी इज इन्वॉल्व इन सेलिंग, यूं थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, कोई मसला नहीं है। सिंस द कंपनी इज इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, and there is a ban on imports. Overstatement of sales. There is a risk of, देखो ऐसे सीखना है। आपने सिचुएशन उठाई, आपने बोला इससे ये मसला है। अच्छा, क्या अगर कोई चीज दी हुई है लाजमी है वो रिस्क हो? दिमाग, अभी मैंने कितनी एग्जांपल्स दी हैं कि किसी और इंडस्ट्री की चीज आपकी कंपनी को इंपैक्ट नहीं करेगी। चलें अब वापस से सेल्फ रिव्यू कर दें प्लीज। अच्छा सर, रिव्यू कर दें प्लीज। ओके, ये कर लेते हैं। अच्छा भाई, इन्होंने लिखा है, फरिया ने लिखा है यहाँ पे, पहले मैं एक रीड कर रहा हूं, बल्कि धीरज का। सिंस द 5G ऑक्शन इज गोइंग टू हैपन सो 4G विल नॉट बी दैट यूजफुल सो अकॉर्डिंग। देखो ये थोड़ी सी ना, मतलब लिखा इसने बच्चे ने अच्छा है, धीरज ने, इन्होंने लिखा सिंस द 5G ऑक्शन इज गोइंग टू हैपन सो 4G विल नॉट दैट बी यूजफुल। ये थोड़ी सी आप ये कह रहे कि कैजुअल वर्डिंग्स हैं। आप जैसे अभी हमने कहा, सिंस द 5G इज अबाउट टू ऑक्शन and the 4G network that is currently installed, that is will not be useful for the same life, will not be useful for the, so there is a risk of using incorrect useful life for the purpose of calculating depreciation. कोई मसला नहीं। देखो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा आप सबकी अंग्रेजी सेम होनी चाहिए, मैं सब कहूंगा आपका आइडिया सेम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, यू विल गेट द प्रॉपर मार्क्स। क्लियर है? धीरज बात समझ आती है? जल्दी से बता दो। एंड ऑनलाइन वाले बच्चों सबसे पूछता हूं, प्लीज मुझे क्लैरिटी तो ये बात समझ आती है, क्योंकि देखो वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। सारे बच्चे जल्दी, हमजा वगैरह सारे बच्चे, अभी हमने, मैं फिर बता रहा हूं, लिखना नहीं सीखा, मैं सिर्फ आपकी एक बेस बनाना चाह रहा हूं कि यार हाउ टू राइट इन द एग्जाम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खौफ होता है ऑडिट का, पर इफ यू नो हाउ टू ड्राफ्ट इट, क्योंकि मैं अपनी फर्म में बैठ के ड्राफ्टिंग कर रहा होता हूं, एक एक चीज को लिख रहा होता हूं, तो वहां से मुझे क्लियर आइडिया मिल रहा होता है कि यार मुझे जो फर्म में लिखता हूं वो यहां पे उनसे भी यही लिखवाओ। अब कल को मेरे जो बॉस है, मेरे पार्टनर हैं, वो ऑल टुगेदर क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार तुमने क्या क्या रिस्क लिखे हुए हैं, तो उसको भी तो यही लिख के बताऊंगा ना मैं कि 5G ऑक्शन हो रहा है, 4G नेटवर्क अभी चल रहा है, तो ये इक्विपमेंट्स अभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही तो लिख के बताऊंगा ना। किसको लिख के बताऊंगा? अपने बॉस को। आप किसको लिख के बताओगे? एग्जामिनर को। तो यही असल लाइफ में लिखने का तरीका है, यही पेपर में लिखने का तरीका है। ओके, वेरी गुड। अच्छा पहले बता दो, दो केसेस समझ आते हैं, और ये रहा ये तीसरा वाला। एक मिनट रुकिएगा, ये रहा
ऑडिट ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये चंपू को फिर यहाँ लगाया हुआ है क्योंकि ये भी, इस पे भी यही था मसला, ये है। अच्छा खैर, पर अब ये बहुत चीता हो चुका है। वैसे इसको मैं जाके देखिएगा लेक्चर तो ये बोलेगा सर यार आप तो हर क्लास में बजा देते हैं इधर, पर खैर अब ये सीख चुका है, ये इसकी तारीफ भी कर रहा हूँ, सही है, अब अच्छा काम करता है, सही हाथों में इसलिए इधर। अच्छा देखो, ऑडिट ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक फॉर्म एनवायरमेंट केम टू द ऑडिटर अटेंशन दैट देयर इज अ, देखो चाचू जा रहे हैं समोसे दही लेके बल्कि, ये रहे। अच्छा, लोन रिसीवेबल 120 मिलियन से किस पे जा रहा है, 240 बिलियन पे। अच्छा देखो, अब बच्चे पता है बेवकूफ़ी भी ये करते हैं, लोन रिसीवेबल को इंक्रीज होते हुए देखते हैं, बोलते हो भाई ये प्रोविजन का रिस्क है। भाई अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो हो सकता है इंक्रीज, हालात वाकयात अलग होते हैं। तो क्या फ्लड आना किसी जगह पे, क्या ये रिस्क पोज करता है कि ये इम्पेयर होंगे? यस होंगे। तो पहले तो बात समझ आती है। एक और केस फेंकता हूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा। इधर देखिएगा, हाँ ये आयशा बाजी आ गई फिर, ये रही। अच्छा भाई, अब फोकस के साथ प्लीज, एक और चीज, हमें केसेस डेवलप करने हैं। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल का भी रिस्क हो सकता है क्या? अच्छा पहले हम जरा, मोहसिन इकबाल कह रहे हैं सर नमाज का ब्रेक, नमाज तो अभी है ना टाइम, मतलब अगर तुम्हें मौलाना के साथ पढ़नी है वो अलग बात है, मगरिब की नमाज पढ़नी है, टाइम कब खत्म होगा आयशा ये बता दो जल्दी, तो मैं उस हिसाब से ऑफ करूंगा। बस अभी 5 मिनट और चाहिए। नहीं अभी तो मेरे ख्याल से टाइम शुरू हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ ना। अच्छा वो कह रही है सर मजा आ रहा है, क्लास शुरू होते क्यों खत्म हो जाती है, यही तो आर्ट है इधर। तो देखो आपको थोड़ा सा क्रेविंग भी होनी चाहिए ना गेम की। इधर चलें इधर। अच्छा प्लीज इधर सुनो फोकस के साथ। अच्छा एमन कह रही है सर क्लास 6:30 बजे तक थी, तो आप लीव कर सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बट प्लीज इधर जल्दी। अच्छा क्या मैंने कह दिया था मैं 6:40 तक लेके जाऊंगा। इधर प्लीज 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 फोकस के साथ इधर। अच्छा माने आपके क्वेश्चन का मैं सवाल का जवाब दे दूंगा, पर पहले इधर सुन लो। ये आयशा बाजी हैं, इनको किसके ऑडिट पे भेजा है? टीसीएस के। अच्छा प्लीज 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 सुनना, ये हमने ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग ली। अच्छा तुम एक बात बताओ जल्दी से मुझे, और तुम यूं बताओगे गोली ये मुझे तुम सब पे विश्वास है, सुनना इधर। मुझे एक बात बताओ जल्दी से, अगर ये कंपनी टीसीएस है तो इसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस में, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑनलाइन में तो तुम भी बताओगे, इसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस में कौन सा एक्सपेंस आ सकता है? एक मिनट, फ्यूल कह रहे हैं बच्चे, फ्यूल फ्यूल यही है, मेन 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 फ्यूल, उसकी सैलरी आएगी वो है, पर मेनली फ्यूल। मतलब मैं ये कह रहा हूं पूरे हिसाब किताब में फ्यूल कॉस्ट विल बी अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। एग्रीड? पक्की बात है ऑनलाइन में। चलो ये तो सबने बता दिया, वेरी गुड। आगे सुने। अब आपको ये पता लगा कि जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हैं, तुम, अब मैं जिससे पूछूंगा प्लीज तुम सोच लेना, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सही? ऑनलाइन में तो बताते हो आप। फिर आप जिस साल में ऑडिट कर रहे हैं वहां पे उस साल फ्यूल के प्राइसेस एक्सेप्शनली ऊपर गए, एक्सेप्शनली ऊपर गए। यानी आज बता दो आप, हाँ ये बताओ कि क्या रिस्क नजर आ रहा है, देख के सोच के बताना सुकून से। एक मिनट सोच ले, अंग्रेजी में बताना, सोच के बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से। अंडर स्टेटमेंट ऑफ वाई? फ्यूल कॉस्ट हैव बीन इंक्रीज्ड एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हैज बीन डिक्रीज। अब देखो, अब मेरे को एनालाइज करना भी आना चाहिए। देखो सिंस, अच्छा आप इसको लिखने का तरीका भी सीखेंगे। हम ये कह सकते हैं सर क्या पता उसकी सेल्स भी कम हुई हो। देखो हम तो ये कह रहे हैं सेल्स कम हुई भी हो तब भी फ्यूल कॉस्ट तो, देखो मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूल कॉस्ट तो उसके हिसाब से बढ़ेगी ना, प्राइस इंपैक्ट है यार, प्राइस इंपैक्ट की वजह से तो वो क्या होगी, इन्फ्लेट होगी। तो आपका रिस्क अपनी जगह है। यानी अभी आपने देखा होगा पिछले सालों में जो हमारी इन्फ्लेशन आसमानों को गई थी, तो हमने अपनी ऑडिट टीम मेंबर्स को पता है क्या कहा था, तुम्हें ये देखना है कि कोई एक्सपेंस अंडर स्टेट तो नहीं हुआ हुआ। तो ये क्या हम ऐसे ही कह रहे हैं, कोई वजह है? इन्फ्लेशन है यार, प्राइसेस इंक्रीज हुए। अब एक एक करके सुनेंगे आप, एक एक करके। हम यहां पे लिखने का तरीका है, सिंस द फ्यूल कॉस्ट हैव बीन इंक्रीज्ड इन द करंट ईयर एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हैव बीन डिक्रीज। परसेंटेज बताते हो कितने से डिक्रीज हो रही है? जल्दी से निकाल दो जी, जल्दी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी
हाँ भाई, कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है यार? इसको इसमें से माइनस करो, पिछले वाले से डिवाइड करा दो। सिद्धा कह रही है 84%। यही है? अच्छा, अब यूं करते हैं, सुनो, 15 है, ओके सही है भाई, बाकी तू जेब से डाल लियो यार इधर। अच्छा प्लीज सुनो इधर फोकस के साथ। लिखने का तरीका ये होगा, सिंस द फ्यूल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज, वो सवाल में दिया हुआ होगा तो वो भी मेंशन कर देना, सिंस द फ्यूल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, जो भी लिखा हुआ होगा, एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हैज बीन डिक्रीज बाय 15 पॉइंट। देखो तुमने बेसिस बनाया, तुम किसी को बता रहे हो यार मुझे ये रिस्क है, तो बोलेगा क्यों है, वजह है कॉस्ट ऑफ सर्विस कम हो रही है जबकि प्राइसेस ऊपर गई हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। पहले बताओ लिंकेज करना आई? अच्छा आप इसमें फ्यूल की पंचायत क्यों कर रहे हो, पहले तो नहीं की थी। कंपनी अलग है, ऑपरेशंस अलग है, नेचर अलग है, तो जैसी कंपनी होगी, जैसे उसके ऑपरेशंस होंगे, जैसे उसके अखराजात होंगे, वैसे हिसाब किताब देखोगे, और इस पर भी हमने वही देखा। तो पहले बता दो एक बात, एबिलिटी टू ग्रैप आ रहा है कि समझ आना चाहिए यार, अगर मैं कोई नया अनयूजुअल सीन देख रहा हूं तो मुझे समझ आए कि चल क्या रही है। एग्रीड है जी? वो उसका कोई मसला नहीं है वैसे, पर आप लिंक कर रहे हो ना, बता दो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो अभी तो मैं हाई लेवल लेके चल रहा हूँ, तो हम बहुत स्पेसिफिक भी जाएंगे। तो चलें, यहाँ पे बच्चों ने भी लिखा हुआ है, आप सुनते हैं एक और बात प्लीज़। हम इसको लिखने का तरीका वापस से मैं बता रहा हूँ, सही है? अच्छा मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये देख लो, ये मैंने सारे केसेस यहाँ पे ना लिखे हुए हैं, ये रहे ड्राफ्टिंग टेक्निक, ये सारे आपको मिल जाएंगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लड वाला था, सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग लोन्स इन and there's a flood, there's a risk of an understatement of, मतलब ये सारी चीजें तुम्हें लिख के दी हुई है, तुम उसकी टेंशन नहीं लो। अभी हमें सिर्फ अपना माइंड मेकअप करना है कि भाई लिखना कैसे है, सोचना कैसे है, फिर हम बुक में आएंगे और सवालात सॉल्व करेंगे। आज मैं तुम्हें एक केस स्टडी भी दे दूंगा। अब तुम्हें लिखने का तरीका हल्का फुल्का तो आ रहा है ना, तो उसके ऊपर इतना एतमाद दे दो कि लिख सकते हो ना सोच के, बिल्कुल। अच्छा एक आखिरी बात बता दो, अगर सर अगर इसी में फ्लड होता रास्ते में, किसी में फ्लड होता रास्ते में, तूबा कहाँ पे आप सैलाब लाना चाह रही हैं, ये बता दो। हाँ जी, आज मिल जाएगी ना आपको, प्रॉमिस। सर पेमेंट ना हुई हो और कस्टमर्स के यहाँ फ्लड आया हो तो है, तो यही तो रिस्क है। वो कह रही है पेमेंट ना हुई हो और कस्टमर के यहाँ तो पानी आया है, तभी तो कह रहा हूँ पैसा नहीं देगा, डूब रहा है, तैर रहा है, नुकसान हो गया उसका। जी जानी एक मिनट बस, जानी सुनो, उल्टा कह रहे हो तुम। लोन की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा ना, क्योंकि लोन ओवर स्टेट हुआ होगा, जो कि ज्यादा रिकॉर्ड होना। उलट सोचा करो मैनेजमेंट की तरफ से, उसने क्या किया हुआ होगा, क्लियर है? और बैड डेट की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, क्योंकि उसने बुक नहीं किया होगा। एग्रीड है, ये बात है। अच्छा कोरियर सर्विस वाला भी है भाई, इधर देख ले प्लीज प्लीज प्लीज, इधर देखो, entities involved in courier service and there is a hike in, there is a risk of, और मैंने तो इससे भी अच्छा लिखना सिखाया, मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि कॉस्ट ऑफ सर्विस आपकी क्या हो रही है जबकि फ्यूल प्राइसेस, तो ये आपस में रिलेशन बनता हुआ। चलो एक आखिरी चीज तुमने बता दिया तो उस पर क्लास ऑफ केस स्टडी आ जाएगी तुम्हारे पास, सुनना, बना भी लिया आज बैठ गया मैंने। सुनो इधर, हम ये कह रहे हैं भाई, मानिया कह रही है सर मुझे तो बता दें फ्लड वाले केस में इंटरेस्ट रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट, भाई अगर इंटरेस्ट एक बंदे से अगर लोन रिसीवेबल बुक किया हुआ है, उसी से इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक किया हुआ है, तो वो भी डूबेगा, तो वो है अपनी जगह। मानिया बिल्कुल सही कह रही हो। आगे सुनो, अब क्लियर है ना? आगे सुनो जल्दी से, फोकस। आपको सेल्स दी हुई है करंट ईयर की भी और लास्ट ईयर की भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केस है, आगे सुनना, करंट ईयर की भी और लास्ट ईयर की भी। और आपको पता लगा कि मार्केट में बड़ा खतरनाक कंपटीशन आ गया है, मार्केट में बड़ा, अच्छा, और आप एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल्स में से देख के। अच्छा अभी ऑडिट शुरू नहीं किया है, अभी तो क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट। अच्छा मैंने देखा यार मेरी सेल 35% से इंक्रीज हो गई है, क्या ऐसा हो सकता है? भाई हो भी सकता है अगर आप मार्केट लीडर हैं, बट अपेरेंटली ऑडिटर का ये रिस्क होगा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स।
अच्छा तो इसको मेरे ख्याल से, अच्छा अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाए हमारी, गलत बात कह रही हो मानिया, वो कह रही है हमारी सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज रियली रॉन्ग। फिर आपकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उसको ऑफसेट कर दे। बहुत सारे एक जो अक्लमंद बंदा होगा उसको पहला रिस्क किया आएगा कि यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का मसला है, क्योंकि ये बात हजम नहीं होती कि कंपटीशन अगर टफ हो मार्केट में, टफ कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, नॉट मोनोपोली है तो कहानी खत्म हो गई भाई। अगर मोनोपोली है तो कहानी ही, वो तुम देख के भी बता सकते हो कि मोनोपोली क्या होती है। सुनो इधर, प्लीज 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 सुनो सुनो सुनो, मोनोपोली इज समथिंग एल्स। जो मोनोपोली होती है उसका तो कोई मसला नहीं है ना, मोनोपोली कोई मसला नहीं है। सुनो इधर, कहने का मतलब है तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर क्या है, अब सुनो, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर टफ कंपटीशन है इन द मार्केट, तो यार कंपटीशन के होने के बावजूद अगर आपकी सेल 35% से बढ़ रही है, दिस इज एन इंडिकेशन कि कोई फ्रॉडुलेंट सेल बुक हुई है, 2 नंबरी हुई है, फेक सेल है, जबकि होनी। अब उसकी वजूहात कुछ भी हो सकते हैं, लोन लेना होगा, उसको अच्छा प्रॉफिट दिखाना है, जो भी है, अपने बोनस अप्रूव करवाना है। कौन अप्रूव करेगा? डायरेक्टर। किसको बताएंगे? शेयर होल्डर को। पैसा तो शेयर होल्डर का है। तो यार व्हाटसोएवर द केसेस, आपने इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सेल्स ऑफ द कंपनी हैज बीन इंक्रीज बाय 35% एंड देयर इज अ कंपटीशन इन द मार्केट, देयर इज अ रिस्क ऑफ, सिचुएशन उठाओ, एफएस से लिंक करो और बताओ कि वहां मसला, दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी, तो आज आपको पहली केस स्टडी मिलेगी, प्लीज अच्छे से उसको सॉल्व करके आना। चलें, ओके, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज जी। मैं डाल दूं।